यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 जीव विज्ञान अथवा बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, जो निभाग है ये बीजांड में पाया जाता है अथवा ओव्यूल में पाया जाता है। इसको समझने के लिए एक बीजांड का चित्र जल्दी से बना लेंगे इस तरह से। ये बोर्ड कोश के अंदर की सेल्स हो जाएंगी। इसके नाम भी लिख देंगे। ये देखिए, ये निभाग होता है यहाँ पर, आधार वाला भाग। यहाँ पर हाइलम होता है, हाइलम या नाभिका कहा जाता है, नाभिका इसको कहते हैं। तो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है या बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, तो उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हाइलम या नाभिका कहा जाता है। यहाँ पर निभाग पाया जाता है, तो निभाग बीजांड में पाया जाता है। फिर अगला है, बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? देखिए जो बीटी है ये बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है। बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु है, ये सूक्ष्म जीव मृदा में पाया जाता है। और बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो बीटी कपास कैसे बनी? ये जो सूक्ष्म जीव है, इस सूक्ष्म जीव में एक प्रोटीन का निर्माण होता है, एक जैव विष का निर्माण होता है जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। तो इसके उस जीन को निकाल करके जिस फसल के जीन में जोड़ा जाता है वो बीटी कहलाती है। तो बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो कीटों के प्रति प्रतिरोधी है, कीटों को मारता है। फिर अगला है, क्या पुरुष से संबंधित है? तो देखिए, पुरुष से वैसेक्टोमी संबंधित है। जो वैसेक्टोमी है ये नसबंदी होती है, नसबंदी, जिसमें पुरुष की वैस डिफरेंस को या शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है। जबकि जो ट्यूबेक्टोमी है ये स्त्री से संबंधित है और ये नलबंदी होती है। इसमें स्त्री की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उनको काट कर बांध दिया जाता है या अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। फिर अगला है, बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? देखिए, बिना निषेचन के फल का विकास हो रहा है तो अनिषेक फलन हो जाएगा। बिना निषेचन के फल का विकास और एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। फिर अगला है, मेंडल कौन थे? इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? मेंडल कौन थे? तो मेंडल आनुवांशिकी के जनक थे, जनक या आनुवांशिकता के पिता थे कह लीजिए मेंडल। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? क्योंकि देखिए, जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय का मतलब है कि इसकी आयु लगभग में 3 या 4 माह की होती है। 3 या 4 माह में ये तैयार हो जाती है फसल। तो इतनी जल्दी तैयार हो जाती है, जल्दी तैयार होने से इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था, कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। और ये पौधे जो होते हैं ये उभयलिंगी भी होते हैं, यानी एक ही पुष्प में नर और उसी पुष्प में मादांग भी पाया जाता है। ये की भी कारण था। तो कई सारे कारण थे मटर का पौधा चुनने के। एक ही नंबर है तो इतना लिख देंगे, हो जाएगा काम। फिर अगला है, सहोपकारिता किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। देखिए, सहोपकारिता में क्या होता है, कोई 2 जीवधारी हैं, 2 जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिनमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, भोजन बनाने के लिए हो, कॉलोनी बनाने के लिए हो, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं और दोनों का लाभ होता है, उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। और उदाहरण अगर पूछा है तो उदाहरण में लाइकेन बता दीजिए। लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें, लाइकेन व साइकस की जड़ें हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, देखिए, एक तरीके की ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से काटता है, कट लगाता है, या कह लीजिए कि डीएनए को विशेष स्थानों से तोड़ता है। और इसका प्रयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है डीएनए को कट करने के लिए। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। अगर रासायनिक चाकू के नाम से पूछा जाए तब भी यही है, क्योंकि ये आणविक कैंची इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अणु को काटता है। फिर अगला है, परागण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? देखिए, परागण क्या है, तो परागण में जब
जैसे ये दो पुष्प हमने यहाँ बना लिए हैं, एक ये है एक ये है। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही परागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प या फिर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही परागण कहा जाता है। पूछा गया कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या है, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो स्वपरागण, और परपरागण में जब एक पुष्प के परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों का नाम, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम, या जैव प्रौद्योगिकी भी इसको कहा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम। तो एक तो यही हो जाएगा आणविक कैंची या रासायनिक चाकू या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक ये हो जाएगा। और दूसरा आप लाइगेज एंजाइम जोड़ सकते हैं, लाइगेज बता सकते हैं जो डीएनए खंडों को जोड़ता है। फिर अगला है, पेचिस नामक बीमारी किससे होती है, इसका नियंत्रण कैसे होता है। देखिए जो पेचिस नामक बीमारी है यह एंट अमीबा, जो प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस नामक बीमारी होती है। गंदा पानी है इसके द्वारा ही फैलता है। और इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो गंदगी की रोकथाम करके, गंदगी की रोकथाम करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है, कुछ दवाएं भी ली जा सकती हैं। फिर अगला है, परभक्षण पर टिप्पणी लिखिए। परभक्षण क्या होता है, तो देखिए जब एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीव का शिकार करके खाता है तो उसे ही परभक्षण कहा जाता है। जैसे मेढक है और मेढक ने किसी कीड़े को खाया तो इसको ही परभक्षण कहा जाता है। मेढक ने कीड़े को खाया तो परभक्षण हुआ। देखिए मेढक है, मेढक ने कीड़े को खाया तो क्या हुआ, परभक्षण हो गया। अब मेढक क्या हुआ, शिकारी हुआ, और जबकि कीड़ा क्या हुआ, शिकार हो गया। मेढक शिकारी हो गया, कीड़ा शिकार हो गया। तो जब एक जाति का जीव दूसरे जाति के जीव का शिकार करके खाता है, पोषण प्राप्त करता है, तो उसे ही परभक्षण कहा जाता है। फिर अगला है, एक परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है। देखिए यहाँ देख लेते हैं, इस तरह से आप बना देंगे परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र। बहुत ही आसान है। दो पालियां होती हैं परागकोश में, एक ये वाली एक ये वाली, और प्रत्येक पाली में दो दो परागपुट या लघु बीजाणुधानियां होती हैं, और इसके अंतर्गत परागकण भरे रहते हैं। ये एपिडर्मिस हो जाएगी, इसके बाद में एंडोथीसियम हो जाएगी, यहाँ पर टेपिटम हो जाएगी। इस तरह सभी कोशिकाएं बना देंगे, पूरा हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है, क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग कर रहा है। देखिए बीटी जैव बीज जो होता है, बीटी जीव बीज कहो चाहे जैव बीज कहो, जिस जीन द्वारा पैदा होता है उसे ही क्राई प्रोटीन्स कहा जाता है। यानी जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होता है उसे ही क्राई प्रोटीन्स कहते हैं। उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है, तो बैसिलस थोरेंजिएसिस, बैसिलस थोरेंजिएसिस जीव जो है ये इसे पैदा करता है। ये मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु है, इसकी कुछ जातियों से ये बीटी प्रोटीन या जैविस उत्पन्न होता है। और मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग कर रहा है, तो ये जो प्रोटीन इससे निकलती है वो प्रोटीन कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती है, तो मनुष्य उसको फसल में यूज कर रहा है, इसके जीन को लेकर के फसल में डाल रहा है और फसलों को अपने कीटों से बचा रहा है। फिर अगला है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये कट किए गए डीएनए खंडों को, कट किए गए जो डीएनए खंड छोटे बड़े होते हैं उन खंडों को अलग अलग करने का कार्य करती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए खंडों को, छोटे बड़े जो खंड होते हैं उनको अलग अलग करने का कार्य करती है। और इस पे एगारोज जेल का प्रयोग किया जाता है, एगारोज जेल का प्रयोग किया जाता है जो समुद्री शैवाल से
प्राप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल से हमारा वीडियो देख सकते हैं। फिर अगला है, मरुद्भिद किस प्रकार स्वस्थ परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। यहाँ स्वस्थ है, शुष्क होना चाहिए। मरुद्भिद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनकी जड़ें सुविकसित होती हैं। जड़ें क्या होती हैं, सुविकसित, बहुत दूर दूर तक फैली रहती हैं, ताकि वो पानी की खोज कहीं ना कहीं से कर सकें। उनमें जो जड़ों में मूलरोम होते हैं वो अधिक संख्या में होते हैं, मूलरोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और जो इनकी पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन ना हो ज़्यादा, इसलिए कांटों में बदल जाती हैं। और जो तने होते हैं वो मांसल हो जाते हैं, पत्ती जैसे दिखने लगते हैं। और भी बहुत सारे अनुकूलन हैं, बता देंगे ऐसे ही। फिर अगला है, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, जो डाउन सिंड्रोम है इसकी खोज लैंगडॉन डाउन वैज्ञानिक ने की थी। चूंकि ये सिंड्रोम है, रोग है, विकार है, और इसको खोजा लैंगडन डाउन ने, तो अपना नाम इसके आगे जोड़ दिया डाउन, इसलिए हो गया डाउन सिंड्रोम। और यह ऑटोसोमल विकार है, ऑटोसोमल विकार होता है। ऑटोसोमल विकार का मतलब है कि 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है, ट्राइसोमी के कारण। देखिए, व्यक्ति की प्रत्येक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक माता से एक पिता से आता है, लेकिन इस विकार के कारण 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे ट्राइसोमी हो जाती है और डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। इस सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है, इसलिए इसको मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। फिर अगला है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर स्थापित कीजिए। देखिए, जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इसमें शरीर की खुद की कोशिकाएं, शरीर की जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इसमें शरीर की अपनी खुद की कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं या प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में दूसरे जीव के शरीर की, किसी दूसरे जीव के शरीर की प्रतिरक्षी को इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। ये इसमें अधिक समय लगता है, सक्रिय प्रतिरक्षा में इसमें कम समय लगता है। और इसके बारे में फुल वीडियो देखने के लिए, पूरा समझने के लिए आप हमारे चैनल से अंतर देख सकते हैं। फिर अगला है, IVF क्या है। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इसमें ट्रे में बाहर निषेचन करवाया जाता है, उसके बाद में गर्भ में स्थापित किया जाता है। तो इस पर फुल वीडियो अपलोडेड है, चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं। बल्कि सभी क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से इसको डिटेल से भी समझ सकते हैं। फिर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम बताइए। देखिए, कुछ जीवों में आनुवांशिक लक्षणों के जो जीन होते हैं, कुछ जीवों में आनुवांशिक लक्षणों या दोषों कह लीजिए, लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं, उन्हें ही लिंग संलग्न गुण कहते हैं, और इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। फिर कहा गया है, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो देखिए, वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता में क्या है, इसमें लाल हरा अंधापन होता है, व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, जबकि हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, खून बहता ही रहता है। इस पर फुल वीडियो देखने के लिए चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, इस तरह से चित्र बना देंगे, इसमें नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ देंगे, C ट्रिपल बॉन्ड G से जुड़ेगा, A डबल बॉन्ड T से जुड़ेगा, कभी कभी उल्टा भी इसमें कर देंगे, बीच में ऐसे जोड़ते जाएंगे, बस ये बन जाएगा और नामांकन कर देंगे। फिर अगला है, वायु परागण की विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जो वायु परागित पुष्प होते हैं, पहली बात तो वो आकर्षणहीन होते हैं, कोई उनमें आकर्षण नहीं होता है, एक लिंगी होते हैं। जैसे मक्का ये मान लीजिए है, तो यहाँ पर जो भुट्टा होता है वो मादा होता है पुष्प, और जो ऊपर जीरे जैसे लगे होते हैं वो नर पुष्प होते हैं। अब हवा चली और हवा चलने से ये जो ऊपर जीरे जैसे नर पुष्प होते हैं
इनका पराकण जो होता है वो गिर जाता है यहाँ पर वर्तिका पर, जो इसमें रोए जैसे लटकी रहती हैं वो क्या होती हैं, वर्तिकाएं होती हैं, वो इसको कैच कर लेती हैं और इस तरह से वायु परागण हो जाता है। अगला है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं। देखिए परिवार नियोजन की 2 ही स्थायी विधियां हैं, एक तो वैसेक्टोमी और दूसरा ट्यूबेक्टोमी। ये परिवार नियोजन की 2 स्थायी विधियां हैं। वैसेक्टोमी में पुरुष की नसबंदी की जाती है जिसमें उसकी वैस डिफरेंट या शुक्रवाहिनी को काटकर बांधा जाता है। ट्यूबेक्टोमी में स्त्री की नसबंदी की जाती है, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांधा जाता है। तो ये परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं जो शल्य क्रिया के माध्यम से पुरुष में या स्त्री में नसबंदी की जाती है। फिर अगला है प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियों के नाम बताइए, या प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं, इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण दीजिए। तो देखिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, एक प्रजाति ये है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल है और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 4 प्रजातियां होती हैं जो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल से आप वीडियो देख लीजिए। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के उसको आप देख लीजिए। फिर अगला है बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता समाप्त हो रही है उनको आरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है, उसे ही बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। इसमें 3 कोड होते हैं, पूरी डिटेल चित्र सहित हमने समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अपरा क्या है, तो माता का जो गर्भाशय है और बच्चा उसके बीच की एक झिल्ली होती है जिसे अपरा कहा जाता है। इसके द्वारा बच्चे को पोषण जाता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर भी निकलते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। फुल डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आपको इसको देख सकते हैं। बंध्यता का मतलब होता है बांझपन। ऐसे दंपति जो अपनी खुद की संतान नहीं पैदा कर पाते हैं उन्हें ही बांझपन कहा जाता है। इस पर फुल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जैव विविधता क्या है, इसको कैसे संरक्षित करेंगे। तो जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न स्तर पर विभिन्नताएं जो होती हैं उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। इसको कैसे संरक्षित करेंगे, तो इसमें 2 विधियां हैं, स्वास्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वास्थानीय संरक्षण में पौधों को उन्हीं के वास स्थान में संरक्षित किया जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण में पौधों को वहां से ले जाकर के अलग कहीं संरक्षित किया जाता है। डिटेल से समझने के लिए चैनल से आप इसको वीडियो देख सकते हैं। फिर अगला है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अप्रभाविता का नियम। देखिए अप्रभाविता का नियम क्या था कि इसमें गुलाबास के पुष्प पर प्रयोग किया था, लाल पुष्प लिया था, सफेद पुष्प लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था, गुलाबी पुष्प पैदा हुआ था। तो ये अप्रभाविता वाला नियम था। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख लीजिए। मानव जीनोम, तो मानव जीनोम परियोजना पर फुल वीडियो चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। मेंडल कौन थे, अनुवांशिकी के जनक थे। इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया, मटर के पौधे पर किया था। पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। तो पृथक्करण के नियम में मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा लिया था, शुद्ध बौना पौधा लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। क्रॉस करवाने पर संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे और इसके बाद में स्वपरागण कराया था। तो यहाँ पर इनको 1:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए थे। ये जीनोटाइप अनुपात था और फेनोटाइप अनुपात 3:1 था। इस तरह से पौधे प्राप्त हुए थे। फिर अगला है आनुवांशिकता किसे कहते हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन थे, ये अथवा है, ये करिए चाहे ये करिए। फिर अगला है पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा में इसके उपयोगों का उल्लेख कीजिए। फुल वीडियो चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिए। और जो मैंने पेपर समझाया है, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हो, हमारे चैनल में सारे वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।